नमस्ते। और आज हम एक ऐसे केस की बात करने जा रहे हैं जिसने सबको झकझोर के रख दिया है। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा में हुई दीपिका नागर की मौत का मामला। बिना किसी का पक्ष लिए हम सीधे तथ्यों, घटनाक्रम और फोरेंसिक सबूतों पर बात करेंगे ताकि हम ये समझ सकें कि उस रात आखिर हुआ क्या था। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। इस पूरे केस का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये एक दर्दनाक हादसा था, आत्महत्या थी, या फिर जैसा कि परिवार कह रहा है, एक सोची समझी हत्या। आरोपियों और दीपिका के परिवार के दांव में जमीन आसमान का फर्क है। सच्चाई क्या है, इसे समझने के लिए हमें सबूतों की कड़ियों को जोड़ना ही होगा। सबसे पहले बात करते हैं उस आखिरी मुलाकात की जो इस घटना से ठीक पहले हुई। अगर हम उस शाम की टाइमलाइन देखें तो कहानी कुछ यूं बनती है। दीपिका के पिता संजय नागर अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ जलपुरा जाते हैं। मकसद था दहेज को लेकर चल रहे विवाद को बातचीत से सुलझाना। वो लोग वहां से ये सोचकर लौटते हैं कि चलो मामला शांत हो गया। लेकिन उनके वहां से निकलने के बमुश्किल 30 मिनट बाद ही फोन आता है कि दीपिका छत या सीढ़ियों से गिर गई है और कुछ ही देर में शारदा अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। ये जो 30 मिनट का छोटा सा गैप है ना, यही सबसे बड़े रेड फ्लैग्स खड़े करता है। इतनी जल्दी हालात इतने कैसे बिगड़ सकते हैं? जरा सोचिए, उस पिता पर क्या गुजरी होगी। संजय नागर का कहना है कि जिस बेटी को वो चंद मिनट पहले अपनी आंखों से जिंदा ठीक ठाक देख कर आए थे, वो अब अस्पताल के स्ट्रेचर पर महज एक लाश बनकर पड़ी थी। ये सिर्फ एक टाइमलाइन का हिस्सा नहीं है, ये एक पिता का वो भयानक सदमा है जिसकी हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। अब इस पूरे विवाद की जड़ क्या थी? परिवार के मुताबिक वो थी दहेज की लगातार बढ़ती मांगें। आप जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये बहुत कुछ बयां करते हैं। दिसंबर 2024 में हुई इस शादी में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया गया था। टॉप मॉडल स्कॉर्पियो दी गई, 5 लाख कन्यादान और रस्मों में करीब 5.5 लाख रुपए दिए गए। लेकिन आरोप है कि ससुराल वालों की मांगें यही नहीं रुकी। वो अब एक फॉर्च्यूनर कार और 50 से 51 लाख रुपए कैश मांग रहे थे। शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और इतनी बड़ी मांगों का ये जो भारी दबाव था, आरोप है कि इसी ने इस पूरी घटना की नींव रखी। दीपिका की एक रिश्तेदार हैं नीता, उनका बयान इस मामले की गंभीरता को और बढ़ा देता है। उनका सीधा आरोप है कि ससुराल वाले यानी सास, ससुर और पति दीपिका को लगातार टॉर्चर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि फॉर्च्यूनर और 50 लाख लाओ वरना जान से मार देंगे। परिवार का पक्का विश्वास है कि दीपिका की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि इन्हीं धमकियों का खौफनाक अंजाम है। चलिए अब परिवार के दावों से हटकर एक तीसरे स्वतंत्र चश्मदीद के बयान की तरफ चलते हैं, जो उनके पड़ोसी हैं। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। पड़ोस में रहने वाले गुलजार चौधरी को अचानक एक बहुत तेज आवाज आती है, जैसे कोई भारी चीज ऊपर से गिरी हो। वो तुरंत बाहर जाते हैं और देखते हैं कि दीपिका जमीन पर पड़ी है। तभी दीपिका का पति ऋतिक ऊपर से दौड़ता हुआ नीचे आता है और चिल्लाने लगता है कि इसे जल्दी से गाड़ी में डालो। ये एक बहुत ही क्रिटिकल इंडिपेंडेंट टाइमलाइन है जो इस बात की पुष्टि करती है कि आधी रात के वक्त वहां आखिर हुआ क्या था। और यहाँ एक और बात जो पुलिस जांच के लिए बहुत अहम है, वो ये कि उस वक्त उस 3 मंजिला घर के अंदर सिर्फ 3 ही लोग मौजूद थे। पति ऋतिक, दीपिका की ननद और ससुर मनोज। मतलब घर के अंदर बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं था। जो भी हुआ वो इन्हीं की मौजूदगी में हुआ है। अब इंसानी बयानों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विज्ञान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या सच्चाई बयान कर रहे हैं। रिपोर्ट की बारीकियों में जाने से पहले एक मेडिकल टर्म को समझना बहुत जरूरी है। तिल्ली, जिसे प्लीहा या स्प्लीन भी कहते हैं, यह हमारे शरीर का एक बेहद सुरक्षित अंग होता है जो पसलियों के ठीक नीचे छिपा होता है। इसे डैमेज होने या फटने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सीधे प्रहार या ब्लंट फोर्स ट्रॉमा की जरूरत होती है। और यहीं आकर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत ही खौफनाक हो जाती है। शरीर में सिर्फ गिरने के निशान नहीं मिले, दिमाग के हिस्से में ब्रेन हेमरेज था, लिवर फटा हुआ, दाहिनी किडनी फटी हुई और जैसा मैंने अभी बताया वो सुरक्षित मानी जाने वाली तिल्ली वो भी फटी हुई थी। नाक और मुंह से खून बह रहा था और हाथों, जांघों पर कटने और गहरी चोटों के निशान थे। इतनी भारी अंदरूनी चोटें साफ तौर पे दिखाती हैं कि दीपिका के शरीर पर जो आघात हुआ वो किसी साधारण गिरने की घटना से कहीं ज्यादा भयंकर था। इसके साथ ही मेडिकल जांचकर्ताओं ने विसरा भी सुरक्षित रख लिया है। फोरेंसिक टीम इस बात की पूरी जांच कर रही है कि कहीं ऊंचाई से गिरने से पहले दीपिका को कोई जहरीला पदार्थ तो नहीं दिया गया था। जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।
अब इन सारे सबूतों को सामने रखकर दावों और कानूनी कार्रवाई की बात करते हैं। ये स्लाइड इन दोनों पक्षों के बीच के भारी विरोधाभास को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ ससुराल वाले कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट या आत्महत्या है, कि वो सीढ़ियों या छत से गिर गई, और दूसरी तरफ परिवार का दावा है कि ये एक प्रीमेडिटेटेड यानी पहले से रची गई साजिश के तहत हुई हत्या है। उनका आरोप है कि उसे प्रताड़ित किया गया, चाकू मारा गया और फिर जानबूझकर तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। जब हम इन दावों को मेडिकल डेटा और उन भयंकर अंदरूनी चोटों के साथ तौलते हैं तो फर्क अपने आप नजर आने लगता है। फिलहाल पुलिस का एक्शन जारी है। इकोटेक थाना पुलिस ने इस मामले में पति ऋतिक और ससुर मनोज प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। परिवार के जो अन्य आरोपी सदस्य हैं, पुलिस अभी भी सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही है। हालांकि इस सब के बीच पीड़िता के परिवार को एक बहुत बड़ा डर सता रहा है। बताया जा रहा है कि ससुर मनोज प्रधान का काफी राजनीतिक रसूख है। उनका भूमाफिया का इतिहास रहा है और उन पर पहले से ही दर्जनों मामले दर्ज हैं। परिवार की चिंता ये है कि कहीं पैसे और लोकल पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके इस जांच को भटकाया या कमजोर न कर दिया जाए। तो कुल मिलाके सवाल यही बचता है, जब फोरेंसिक सबूत और चश्मदीदों के बयान किसी दर्दनाक हादसे के दावों से बिल्कुल मेल नहीं खाते, तो क्या सच्चाई सामने आ पाएगी? क्या इंसाफ की यह लड़ाई स्थानीय रसूख और पावर को हरा पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो इस केस के आगे बढ़ने के साथ साथ हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। जांच अभी जारी है और देखना होगा कि आगे क्या सच निकल कर आता है।